आज हम लोग जो इस पाठ का सफ़र यहाँ तक कर चुके हैं, इसकी अगली कड़ी को हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले की तरह, पहले की भांति ही जो पिछले कक्षाओं में अध्ययन किया गया उसके कुछ बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। ईंट मन की अस्थियाँ पाठ में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के किस प्रकार से आर्थिक जीवन थे, उसकी क्या विशेषताएं थी, वो किस प्रकार से यहाँ फल फूल रही थी, या कृषि का क्या योगदान रहा है, व्यापार का क्या योगदान रहा है, व्यापार कैसे दूसरी सभ्यताओं से किया जाता था, कौन से वस्तुओं को यहाँ से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था, वहाँ से मंगाया जाता था, वो कौन से कीमती धातु थे, इत्यादि बातें हम लोगों ने पिछले वाले कक्षा में इस पटल पर हमने चर्चा की थी। दूसरा जो पॉइंट था हमारे पिछले कक्षा का कि शिल्पकला और उसके उदाहरण, शिल्पकला किस प्रकार से फल फूल रहा था, या शिल्पकला कैसे धीरे धीरे करके इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता बन गई, चाहे मूर्ति निर्माण हो, मूर्ति इत्यादि बनाया गया हो, या आभूषण कीमती धातुओं से बनाया गया हो, हाथी दांत, मन का, वो सब कैसे उसका प्रयोग कर करके घिसाई, उसके उसमें छेद करना या उसको पॉलिश करना, उसको आकर्षक बनाना, ये सारे कार्य किस प्रकार से हो रहे थे, इसके प्रमाण कहाँ कहाँ से मिलते हैं, चनोद्रोड़ बनावली इत्यादि से, इसकी बात भी हम लोगों ने पिछले कक्षा में की थी। इसके बाद हम लोगों ने मेसोपोटामिया सभ्यता की तरह ही, जैसे वहाँ पे हम लोगों ने साक्षरता की पहचान के लिए उसके प्रतीक चिन्ह, उसके चित्र, उसकी चर्चाएं पिछले कक्षा में 11 में पढ़े भी होगे तुम लोग, वो किया गया था। इस बार जो है साक्षरता की पहचान हम भारतीय स्तर पे या भारतीय सभ्यता में किस प्रकार से हमें वो प्रमाण मिलते हैं जिसके आधार पे हम कह पाते हैं कि मोहरों पे क्या लिखा हुआ है या क्या संकेत है उसका, कुछ चिन्ह को का क्या महत्व रहा होगा। तो इस तरह से 375-400 अक्षर जो हमें प्राप्त हुए हैं, इतिहासकारों को जो मिले हैं, उसके आधार पे हम साक्षरता की पहचान करते हैं कि ये कहाँ तक ये लिपि से परिचित थे, कहाँ तक इनको अक्षर का ज्ञान था, चित्र का ज्ञान था, कैसे अपनी बातों को ये चित्र के माध्यम से व्यक्त करते थे। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले कक्षा में की थी। अब हम इस सभ्यता के लोगों का राजनीतिक जीवन किस प्रकार से था, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक जीवन जैसे हम व्यक्त करते हैं, हमारे सामने कुछ खास प्रमुख बिंदु आते हैं जिसके आधार पे ही हम किसी के राजनीतिक परिवेश का हम आकलन करते हैं, या उसमें किस प्रकार की राजनीति रही होगी, किस प्रकार से राजा रहा होगा, राजमहल किस प्रकार से होगा, युद्ध किस प्रकार से होते होंगे, प्रशासन कैसा होता होगा, ये सारी बातें ही राजनीतिक जीवन को एक तरह से उसकी व्याख्या करती है। ये सारे शब्द मोहनजोदड़ो सभ्यता में एक पुरोहित आवास मिला है, जिससे स्पष्ट यही बोध होता है कि उस समय पुरोहितों को उच्च स्थान प्राप्त था और संभवतः वही राजा की तरह भूमिका निभाता होगा। मेसोपोटामिया सभ्यता में भी हम लोगों ने देखा है कि कैसे मंदिर के इर्द गिर्द बाजार हुआ करते थे, मंदिर आय का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता था, वहाँ भी पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि करने के लिए एक खास वर्ग रहता था। तो वो भी समानताएं हमको इस सभ्यता में दिखाई देती हैं, और इसी के आधार पर इतिहासकारों ने इसके राजनीतिक जीवन का वर्णन भी किया है। अनुष्ठान कार्य करने के कारण ही पुरोहित श्रेष्ठ माना जाता था, और जब धार्मिक जीवन का हम अध्ययन करेंगे उसमें भी देखेंगे कि बहुत सारे बर्तनों या चित्रों या मूर्तियों में पुरोहित के होने का लक्षण हमको दिखाई देगा, और पुरोहित सार्वजनिक कार्य जो भी होते होंगे, उत्सव इत्यादि, उसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती थी। इस प्रकार से हम इसके राजनीतिक जीवन को एक सामान्य तौर पे हम समझ सकते हैं। अब इसके प्रशासन का क्या स्वरूप है, इसकी अब चर्चा हम करेंगे। इस सभ्यता में भी प्रशासन को लेकर के इतिहासकारों ने बहुत सारे अनुमान लगाए हैं। लिखित साक्ष्य तो कुछ मिला नहीं है लिखा हुआ कहीं, तो जो प्राप्त सामग्री है, जो भी प्राप्त हुआ है उन्हें, या जो आभूषण विशेष प्रकार के पोशाक मिले होंगे, विशेष प्रकार के कुछ वैसे और भी लक्षण मिले होंगे, जिसके आधार पे एक किस प्रकार से राजनीति का प्रशासन का आकार रहा होगा, इसकी बात की गई है। पहला यही विचार है विद्वानों का कि यहाँ पूरे सभ्यता के लिए एक राजा होते थे जो पुरोहित के रूप में जाने जाते थे और उसकी भूमिका होती थी। कई विद्वानों ने यह भी कहा है कि यहाँ समाज के बहुत सारे जो शिल्पकार या वर्ग बटे हुए थे, वो सबकी स्थिति समान थी, सबको समान अधिकार मिला हुआ था।
कोई विशेष नहीं था। तीसरी प्रकार की जो बातें की जाती है या विचार रखा जाता है कि इतने बड़े बड़े नगरों को शासन चलाने के लिए हो सकता है अलग अलग नगरों में राजा रहे होंगे। मोहनजोदड़ो नगर में अलग राजा रहा होगा, हड़प्पा में अलग राजा रहा होगा, कलिबंगन में अलग राजा रहा होगा, धौलावीरा में अलग राजा रहा होगा। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। एक चौथा विचार यह भी आता है इतिहासकारों के द्वारा कि यहाँ जो मुहरें, बाट, भवन या जो घेराव किलेबंदी की गई है, बर्तन, ईंट, इसके आकार और अनुपात में सब जगह जो भी सामग्री प्राप्त हुई है समानताएं बहुत अधिक देखी जाती है। तो इतनी अधिक समानताओं पाए जाने के कारण यह साबित होता है कि ये एक राज्य के अंतर्गत ही होंगे जिसका एक राजा होगा केवल। तो ये चौथा जो पक्ष है ये बतलाता है कि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए एक राजा रहा होगा। इस प्रकार से हम लोग इसके राजनीतिक जीवन और प्रशासन के स्वरूप को समझ पाते हैं। वहाँ हमने मेसोपोटामिया सभ्यता में कक्षा 11 में क्या देखा था कि मुखिया की भूमिका होती थी, या हमने जो उरुक प्रदेश का नाम सुना था, उर का राजा के बारे में जो सुना था उसकी चर्चाएं की थी, कैसे वो अरट्टा भेजता है इत्यादि। तो इस आधार पे यहाँ भी हम राजनीतिक जीवन को कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इसके एक सामान्य व्याख्या कर सकते हैं। जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता का विकास हम देखते हैं, उसके भवन निर्माण योजना के आधार पर, उसके व्यापार के आधार पर, उसके धातुओं से बनाए गए मोहरों के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसके सामाजिक व्यवस्था के आधार पर, धीरे धीरे जब उत्तर हड़प्पा काल का समय आता है, जब हड़प्पा सभ्यता कई वर्षों तक फल फूलने के बाद धीरे धीरे अपने पतन की ओर जाता है, धीरे धीरे अपने अंत की ओर जाता है, तो उसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। विकसित अवस्था में जो व्यापार, कृषि या शिल्पकला, भवन निर्माण कला, वो सारी व्यवस्थाएं थी, वो धीरे करके समाप्त होने लगती है। उत्तर हड़प्पा के काल में कुछ ही नगर रह गए थे जहाँ पे ये सभ्यता बसी हुई थी, या उसके लक्षण हमको दिखाई देते हैं, जिसमें कि रोपड़, रंगपुर और भी बलूचिस्तान इत्यादि के जगह उसमें आते हैं। मुहरें जो बहुत आयत मात्रा में हमको मिल जाती थी, सभ्यताओं से व्यापार के संबंध के मुहर, फारस के इत्यादि के लोथल से मुहरें मिल जाती थी, चंदोड़ से मिल जाता था, मोहनजोदड़ो से मिल जाता था, वो भी धीरे धीरे करके समाप्त होने लगा है। बाट का जो पूरी सभ्यता के लिए एक प्रयोग किया जाता था वो भी अब स्थानीय स्तर का हो गया है, लोकल स्तर का हो गया है। लेखन व्यापार भी अब सिमट गया है, लिखे हुए बहुत सारे मुहर, मुद्राएं, मुद्रांकन या कह सकते हैं मूर्तियों पर जो चित्र इत्यादि होते थे, बर्तन इत्यादि पे चित्र होते थे, मनके होते थे, उस पर जो लिखे हुए होते थे, वो सारे समाप्त होने लगे, धीरे करके खत्म होने लगे। व्यापार भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेसोपोटामिया सभ्यता से, ओमान से, दिलुमन से, वहाँ जो व्यापार किया जाता था पहले, उसके जो सामान इत्यादि, तांबा, टीन, लाजवर्द मणि, स्फटिक इत्यादि जो मिलते थे, वो भी अब धीरे करके समाप्त हो रहे हैं और लोकल स्तर पे ही महानगरों में तक ही व्यापार सीमित हो गया है। नगर निर्माण बड़े बड़े जो हमें मोहनजोदड़ो से आसानी से मिल जा रहे थे, नगरों में निचला शहर, उच्च स्तर का जो दुर्ग इत्यादि जो हमें आसानी से प्राप्त हो रहा था, वो भी अब इस काल में नहीं हमको दिखाई दे रहा है। ग्रामीण जीवन शैली का प्रवेश हो गया था। नगरीय सभ्यता होने के कारण व्यापार, वाणिज्य या शिल्पकला इत्यादि उद्योगों से यहाँ के लोग जो जिस तरह से जीवन बसर कर रहे थे, वो अब के समय में जब उत्तर हड़प्पा काल का समय आ गया है, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। और ग्रामीण जीवन जिस तरह से जीवन यापन होता है, उस तरह से वो उस शैली को अपना रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, फसल उत्पादन कर रहे हैं, या वस्तु विनिमय छोटे स्तर पे हो रहा है, पशुपालन हो रहा है। तो ये सारी गतिविधियाँ बाद के काल में जब सभ्यता का एक विकास होने के बाद जो धीरे धीरे करके वो समाप्त होने की ओर आता है, तो उस समय के काल में हमको ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। इन लक्षणों के आधार पर ही हम अब इसकी चर्चा कर पाएंगे कि यह सभ्यता किस तरह से उसका पतन होता है और उसके कौन कौन से प्रमुख कारण रहे होंगे। इसके पतन के कारणों की जब भी हम चर्चा करते हैं तो हमें वह दृश्य ध्यान रखना होगा कि इतिहासकार जब उत्खनन कर रहे थे तो उन्हें इसके विकास से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई, चाहे आभूषण हो, मुहर हो, या भवन हो, सड़कें हो, नालियाँ हो, स्नानागार हो।
लेकिन कुछ ऐसे कारण भी इनको उन सब चीज़ों से जोड़ना था, इनके पास जो प्राप्त सामग्री थी उनसे जोड़ना था कि आखिरकार इतनी बड़ी सभ्यता का अंत कैसे हो गया। इतनी बड़ी सभ्यता जो कई राज्यों में फैली हुई थी, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब इत्यादि में फैली हुई थी, इतने बड़े नगरों का अकस्मात अंत हो जाना, या फिर अंत के पीछे कौन कौन से ऐसे कारण रहे होंगे, उसकी चर्चा हम करेंगे। पहला कारण इतिहासकार गिनाते हैं कि जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन कहने का हम यह अर्थ समझेंगे या इसके माध्यम से इन संकेतों की व्याख्या कर पाएंगे कि शायद अत्यधिक वर्षा का होने से या भूकंप इत्यादि होने से या फिर बहुत अधिक गर्मी पड़ने से, इस प्रकार के जो जलवायु में जो मौसमी बदलाव बहुत अधिक हुआ होगा, उसके कारण ये लोग मजबूर होकर के स्थान छोड़ दिए होंगे, या फिर इस सभ्यता का धीरे धीरे इनके अनुकूल न रहने के कारण ये कृषि करना इनके लिए मुश्किल हो गया होगा, व्यापार करना इनके लिए मुश्किल हो गया होगा। तो इस तरह से सभ्यता का अंत हो गया होगा। दूसरा कारण जो गिनाया जाता है कि नदी का सूखना। नदी के किनारे ही प्रायः इस सभ्यता के नगर बसे हुए थे। चाहे लोथल का नाम ले लिया जाए, हड़प्पा का नाम ले लिया जाए, मोहनजोदड़ो का नाम ले लिया जाए, या सोतकाक इंडोर, सोतकाको, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं बलूचिस्तान के, सिंध के, पंजाब के, जहाँ पे नदियों के किनारे ही वस्तुतः ये नगर बसे हुए थे। नदियों से इन्हें क्या क्या लाभ होता था? नदियों से इन्हें व्यापार के लिए आसानी से सुविधाएं मिल जाती थी। नाव के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। नदियों के माध्यम से ये सिंचाई इत्यादि कर लिया करते थे। कृषि भी इनके लिए सरल हो गया था नदी के होने के कारण। यदि अचानक गर्मी के कारण नदी सूख गई या वो मार्ग बदल करके किसी दूसरे दिशा की ओर बहने लगी, तो उससे भी इनको असुविधा हुई होगी। एक बड़ी जनसंख्या का नदी पे, कृषि पे निर्भर होना, व्यापार पर निर्भर होना, ये साफ साफ द्योतित करता है, बतलाता है कि नदी इनके लिए बहुत उपयोगी थी। लेकिन नदी का सूख जाने या मार्ग बदलने से भी ये सभ्यता धीरे धीरे करके यहाँ जो एक बड़ी संख्या में लोग निवास करते थे वो छोड़ करके कहीं और चले गए होंगे, या इनके लिए अब जीना अनुकूल नहीं रह गया होगा, प्रतिकूल हो गया होगा। तीसरा कारण जो गिनाया जाता है व्यापार का अंत होना। बाद के समय में जो हड़प्पा काल का, जो उत्तर हड़प्पा काल का समय आता है, जो कुछ ही क्षेत्रों तक यह सभ्यता सीमित हो जाती है, उस समय हम देखते हैं कि मुहर या वैसे लेख युक्त मुद्राएं, ये सब हमें जो व्यापार से जुड़ी हुई है, या व्यापार से जुड़े हुए जो कीमती पत्थर, सोना, चांदी, लाजवर्द मणि, स्फटिक या मर्तबान, कार्नेलियन पत्थर, फ्यांस पत्थर इत्यादि बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिसका व्यापार में प्रयोग होता था, जिससे ये मेसोपोटामिया से जुड़े हुए थे, मेसोपोटामिया सभ्यता से जुड़े हुए थे, ओमान से जुड़े हुए थे, दिलुमन से जुड़े हुए थे, सुमेरियन सभ्यता से जुड़े हुए थे। तो वो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये अपना व्यापार कर करके एक अच्छा एक व्यवसाय के रूप में इसका प्रयोग ये कर रहे थे, वो समाप्त होने के कारण भी, वो सीमित होने के कारण भी इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। चौथा कारण गिनाया जाता है महामारी का फैलना। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि इनके जो अस्थियां मिली हैं समाधान में प्रयोग, जो समाधान किया गया होगा उससे जो अवशेष अस्थियां मिली होंगी, या जानवरों की कुछ अस्थियां मिली होंगी, तो उसके आधार पर भी ये व्याख्या करते हैं कि शायद ये कोई भयानक इनमें महामारी फैली होगी, जिसके कारण बहुत बड़ी जनसंख्या का नाश हो गया होगा, बहुत बड़ी जनसंख्या का उनमें जनसंख्या खत्म हो गई होगी। अचानक बाढ़ आना, ये प्रमुख कारण माना जाता है कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ। बाढ़ का कारण और बाहरी आक्रमण के कारण, ये मतलब प्रमुख रूप से ऐसा माना जाता है कि शायद यही उत्तरदायी कारण रहे होंगे। अचानक बाढ़ आ जाने से क्या हुआ कि नगरों का नदी के नज़दीक होने से, समुद्र के नज़दीक होने से बहुत बड़ी जनसंख्या बाढ़ के उस काल में समा गई होंगी और ये सभ्यता का अंत हो गया होगा। वनों की कटाई छठा कारण है। वनों की कटाई के कारण भी सभ्यता का अंत हो सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त करते हैं इतिहासकार। बहुत बड़ी संख्या में लोग वन के लकड़ी, वनों के क्षेत्र में ये उससे बहुत सारे उत्पाद प्राप्त करते होंगे, सामान इत्यादि मिलता होगा इन्हें, कपास इत्यादि मिलता था। तो इस कारण भी लगातार ये कटाई करते रहने से वन समाप्त हो गए होंगे और ये उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान जाने पर मजबूर हो गए होंगे, ये स्थिति रही होगी। बाहरी आक्रमण जो मैंने बताया, इसी सभ्यता के स्थान पर आने वाले समय में जो लोहे का युग आएगा या फिर वैदिक पीरियड जब आएगा, तो हम देखेंगे कि एक दूसरी सभ्यता का जन्म होता है। वो यहाँ आकर के बस करके
यहाँ की चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे, अपनाएंगे। ऐसा माना भी जाता है कि शायद ये सभ्यता 7 बार बसाई गई थी। जब इसकी चर्चा हम करेंगे कि खोज करते समय कनिंघम का क्या रोल था, उसको हम ये सब बताएंगे। बाहरी आक्रमण भी माना जाता है कि आर्यों ने शायद इसके ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण के कारण बहुत बड़ी संख्या में हत्याएं हुई, जिस वजह से इस सभ्यता का अंत हो गया। सिंचाई के साधन की समाप्ति हो जाने के कारण ये भी एक रीजन हो सकता है। सिंचाई के साधन किस प्रकार समाप्त हो गया होगा, क्योंकि कृत्रिम नहर जो बनाए जाते थे वो कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित थे, स्वर्दुघई इत्यादि में, पंजाब सिंध इत्यादि में नहीं थे। तो नदी सूख जाने के कारण या मार्ग बदलने के कारण भी इनके लिए नहर या सिंचाई करना आसान नहीं रहा होगा, और उससे बहुत जब कृषि उत्पादन सही से नहीं हो पाया, खाद्यान्न फसल के उत्पादन बंद हो गया होगा, तो ये लोग छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर चले गए होंगे। नौवां कारण वही लोगों का स्थान छोड़ना। बहुत सारे कारणों के कारण, ऊपरी जो अभी गिनाए गए हैं उन कारणों के कारण भी, या कुछ किंचित जनसंख्या दबाव के कारण भी ये लोग स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान जाने लगे होंगे, और इस वजह से इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। यह सभ्यता मुख्यतः भारतीय इतिहास की शुरुआत मानी जाती है, और एक जो हमने पिछले कक्षा में पढ़ा भी था, मेसोपोटामिया सभ्यता, रोमन सभ्यता, रोमन साम्राज्य। तो विश्व के सामने मेसोपोटामिया सभ्यता, नीलगढ़ी घाटी सभ्यता इत्यादि सभ्यताओं का ही ज्ञान था। लेकिन राखालदास बनर्जी ने, जॉन मार्शल ने, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी ने, सभी ने मिल करके जब उत्खनन किया पंजाब में, तो ये पूरे विश्व को 1924 में स्पष्ट बता दिया कि भारतीय इतिहास की शुरुआत जो है वो 6ठी शताब्दी से न होकर के बहुत पहले ही 2300 ईसा पूर्व के आसपास या 3000 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का उदय हो चुका था, और उसके साक्ष्य हमें पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। तो एक पहचान के तौर पे विश्व स्तर पर राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को रखा, और भारतीय इतिहास की शुरुआत इस सभ्यता से होती है, पाषाण काल से होता है, इस बात को पुष्ट किया, मजबूती से प्रकट किया। आने वाले समय में अगली जो कक्षा होगी इस पटल पे, उसमें हम चर्चा करेंगे कि अलेक्जेंडर कनिंघम कैसे भ्रमित हो गए थे, या किन साधनों के द्वारा जो आने वाला समय होता है, नगरों का विकास, मगध साम्राज्य, उसकी व्याख्या की जाती है, कौन कौन से ऐसे स्रोत हो सकते हैं, इसकी थोड़ी छोटी बड़ी बात करेंगे। इस चैप्टर में एक धार्मिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का वो बच रहा है, उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेंगे, और फिर इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा हमारा। अगली कक्षा में निश्चित इसको हम समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम यह बताएंगे कि कैसे उत्तर अपने शब्दों में लिखा जाता है, या कैसे क्वेश्चन हम खुद से बना सकते हैं। केवल पाठ के अंत में जो प्रश्नावलियां हैं, ये जो प्रश्न पूछे गए हैं, उस पर नहीं निर्भर रह करके सरल शब्दों में कैसे उत्तर लिखा जा सकता है, संतुलित उत्तर लिख करके हम अच्छा मार्क्स कैसे पा सकते हैं, इसकी बात हम अगली कक्षा में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।